नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। पॉलिटिकल खबरों से अलग आज एक और खबर, और यह खबर थोड़ा डराने वाली, यह खबर थोड़ा परेशान करने वाली है, यह खबर थोड़ा चिंता में डालने वाली है। आपको याद ही है इस देश में जब कोविड आया था, और इस देश में क्या पूरी दुनिया में जब कोविड आया था तो क्या हालत हुई थी। खासतौर पर जब सेकेंड राउंड में कोविड आया था तब तो शायद ही कोई ऐसा घर रहा हो जो इस महामारी का शिकार ना हुआ हो। इतने तमाशे, इतनी परेशानियां, ना हॉस्पिटल मिल रहा था, ना कुछ, वो सब आप जानते हैं। और वो दर्द भरा वक्त याद दिलाने की भी मुझे कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है। खबर यह है, और यह खबर लगातार कई दिनों से आ रही है। मैं सोच रहा था, फिर मुझे लगा कि नहीं, बात करनी पड़ेगी। आप लोगों को थोड़ी सी खबर तो देनी ही पड़ेगी। जो खबर दबाने की कोशिश की जा रही है लेकिन उसके बावजूद आ रही है। कई एशियन कंट्रीज में कोविड-19 के मामले दोबारा से आ रहे हैं। हालांकि अब तक यही कहा जा रहा है कि स्थिति कंट्रोल में है। भारत में कम से कम स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन खबरें लगातार आ रही हैं और ग्लोबल वर्ल्ड में लोग यहां से वहां जाते हैं। इसलिए इस तरह की खबरों को नजरअंदाज करना बहुत अच्छा नहीं होगा। सिंगापुर की अगर बात किया जाए तो 27 अप्रैल से 3 मई के बीच वहां की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने बताया कि 14,200 नए मामले आए हैं, और पिछले हफ्ते 11,100 मामले और आए हैं। थाईलैंड और हांगकांग के अंदर भी इस तरह के बढ़ते हुए मामलों की बात की जा रही है। ये जो कोविड का नया दौर आया है, इसके लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक सब वेरिएंट आया है JN.1, और वो जिम्मेदार है कोविड के इस नए दौर के लिए। अगर भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की बात करें तो उसका डैशबोर्ड बता रहा है, उसकी सूचना यह है कि भारत में फिलहाल कोरोना वायरस के 257 एक्टिव मामले हैं, जिसमें से 53 मामले मुंबई के हैं। यह संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। हम लोगों ने कोविड का पिछला दौर देखा है, उसमें संख्या कितनी ज्यादा थी। यह संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन डराने वाली तो है। और डराने की भी मैं बात नहीं कर रहा हूं। यह वीडियो मैंने आपको डराने के लिए नहीं, सावधान करने की बात कर रहा हूं। देखिए, एक बात तो यह है कि एक बार जब कोविड आ गया तो कोई भी विषाणु हो, कोई भी महामारी हो, हमेशा के लिए खत्म नहीं होती। कब से टाइफाइड हो रहा है, कब से मलेरिया हो रहा है, इतनी सारी दवाएं बनी, टीके बने, ये हुआ वो हुआ, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाए। तो कोविड भी अगर एक बार आ गया है तो वो पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। तो किसी न किसी रूप में कोविड रहेगा। जैसे इस मामले में यह बताया जा रहा है कि जो सब वेरिएंट है JN.1 वो रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा भी बहुत सारे सब वेरिएंट्स होंगे जो अभी दिख नहीं रहे होंगे, जिनसे कोई खतरा नहीं हुआ होगा, लेकिन भविष्य में खतरा हो सकता है। महामारी एक ऐसी चीज है जो कभी भी लौट कर वापस आ सकती है, इसलिए सावधान होना बहुत जरूरी है। और खास तौर पर भारत जैसे देश में सावधान होना बहुत जरूरी है, जहां के प्रधानमंत्री, जहां के स्वास्थ्य मंत्री बातें जितनी भी बड़ी बड़ी कर लें, जनता के लिए कुछ इंतजाम करेंगे, यह कहना बड़ा मुश्किल है। पिछला दौर आप लोगों को अच्छी तरह से याद है, और उसके बाद भी कौन से नए सरकारी हॉस्पिटल बन गए हैं, अगर कोई नई महामारी आती है तो उससे लड़ने के कौन से तरीके बने हैं, यह आज भी हमको पता नहीं है। सरकार का पैसा जहां लग रहा है, आप जानते हैं, अडानी के लोन माफ हो जाते हैं, कभी अंबानी का लोन माफ हो जाता है, कभी कहीं खर्च हो रहा है, कभी कहीं खर्च हो रहा है, लेकिन सरकारी अस्पताल तो नए बन नहीं रहे हैं। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स दुनिया भर के बने हुए हैं वो इतने महंगे होते हैं कि उसमें जाने की हिम्मत आम लोगों की होती ही नहीं है। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि कोविड के दौर में लोगों की मौतें इतनी आम हो गई थी कि लोग मौत के आंकड़ों को सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स की तरह देखने लगे थे, आंकड़ों की तरह देखने लगे थे। लेकिन ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं होते, इसमें किसी का पिता होता है, किसी का बेटा, या घर का जिम्मेदार इंसान। कभी कभी तो ये किसी परिवार का इकलौता कमाने वाला मेंबर होता है, और जब कमाने वाला चला जाता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरी फैमिली बिखर जाती है। लोग आते हैं, 2 दिन दुख जताते हैं, लेकिन तीसरे दिन सब अपने अपने काम में बिजी होकर भूल जाते हैं। जो पीछे रह जाते हैं, जिनके घर का कोई जाता है, उनका दर्द जिंदगी भर का होता है। ऐसे हादसे सिर्फ जान नहीं लेते, पूरा परिवार तबाह कर देते हैं। इसीलिए किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में एक फाइनेंशियल बैकअप होना भी बहुत जरूरी है। यह आप 2 तरीकों से कर सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाता है। अगर कभी आप ना रहें तो यह आपके परिवार को आर्थिक रूप से संभालता है।
मामूली प्रीमियम देकर आप करोड़ों का कवरेज ले सकते हैं, जो घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई और बाकी जरूरी चीजों में मदद करता है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, आजकल मेडिकल खर्चे इतने बढ़ रहे हैं कि मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए हॉस्पिटल का बिल भरना एक जंग बन चुका है। कई बार तो एक भर्ती ही जिंदगी भर की सेविंग खा जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए बहुत जरूरी है। यह सिर्फ 400-500 रुपए प्रति महीने से शुरू होता है और करोड़ों तक का कवरेज देता है। साथ में 30 मिनट में क्लेम सपोर्ट भी उपलब्ध होता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए और टर्म इंश्योरेंस आपके ना रहने पर आपके अपनों के लिए बेहद जरूरी है। अब फैसला आपको करना है। टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों मिलकर आपकी फैमिली का भविष्य सुरक्षित बनाते हैं और इन्हें जितना जल्दी लिया जाए उतना अच्छा, क्योंकि उम्र बढ़ने और सेहत बिगड़ने के साथ इनका प्रीमियम भी बढ़ता है। तो देरी मत कीजिए। ऑनलाइन अगर आप खरीदते हैं तो 15 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। अपने अपनों के भविष्य से समझौता ना करें, बीमा लें और अपने परिवार को सुरक्षित करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक भी दे दिया है जहां से आप ये कर सकते हैं। ये बात मैं क्यों आपसे कह रहा हूं और जोर देके क्यों आपसे कह रहा हूं, क्योंकि पिछले बार के आंकड़े अगर आप देखें और नए जो रिपोर्ट्स नई जो आ रही हैं उनको आप देखें तो पता यह चलता है कि सरकार ने यह बताया था कि तकरीबन 5.5 लाख लोग मरे थे, लेकिन यह संख्या 5 से 6 गुना ज्यादा हो सकती है, यानी 25 लाख लोग मरे होंगे उस समय, ऐसा दावा किया जा रहा है नई रिपोर्ट्स में। यह बात तो कही जा रही थी कि जो संख्या है वो कम करके बताई जा रही है। आपको याद होगा अच्छी तरह से कि किस तरह लाशें खुलेआम दिखाई दे रही थी, लोगों ने रेत में लाशें दबा दी थी और कैसे किसी तरह से भी उनको छुपाने की कोशिश की जा रही थी। सच्चाई बताने की कोशिश की जगह उनको किसी भी तरह से कॉन्सील करने की, छिपाने की बात हो रही थी। अब अगर आप सोचिए 25 लोगों की, मान लीजिए 25 लाख लोगों की अगर डेथ हुई है, थोड़ा कम भी कर दें, मान लीजिए कि ये जो नए आंकड़े आ रहे हैं थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, अगर 15 से 20 लाख लोगों की भी डेथ हुई होगी और सरकार सिर्फ 5-5.25 लाख की बात कर रही है, तो सीधा सा मामला ये है कि सरकारी जो छोटी मोटी स्कीम्स भी आई उनका फायदा इन 5-5.5 लाख लोगों को मिलेगा। बाकी 20 लाख लोग क्या करेंगे? कितने सारे बच्चे अनाथ हो गए, मां बाप दोनों की डेथ हो गई, सिर्फ बच्चे रह गए। कितने सारे परिवारों में कमाने वाला आदमी चला गया और किसी को किसी तरह का कोई बड़ा सपोर्ट मिला हो, इसकी खबर कम से कम मुझे तो नहीं है, आपको है तो जरूर बताइएगा। एनजीओज ने काम किया, व्यक्तिगत लोगों ने काम किया, हम लोग भी उस समय बहुत ज्यादा एक्टिव थे, लगातार कोशिश कर रहे थे कि जो लोग परेशान हैं उनको किसी तरह से इलाज मिल जाए, हॉस्पिटल मिल जाए, रेमडेसिविर मिल जाए। बाद में पता चला कि जिस रेमडेसिविर के लिए लोगों ने लाखों रुपए खर्च किए, उस रेमडेसिविर का कोई मतलब ही नहीं था, उसका कोई इलाज में रोल ही नहीं था। ये सब बाद में पता चला। उस समय तो मेडिकल कंपनियों ने भी पैसा कमाया, हॉस्पिटल्स ने भी पैसा कमाया और जाने किसने किसने पैसा कमाया, जनता को पूछने वाला कोई नहीं था। हालत यह हुई कि जो पीपीई किट था जिसको पहन रहे थे सारे नर्स वगैरह लोग जो थे, वो उसको पहन रहे थे ताकि वो किसी भी तरह से प्रदूषित ना हो। जो मास्क खरीदे गए, जो वेंटिलेटर खरीदे गए, जो सैनिटाइजर खरीदे गए, उनके लिए भी करप्शन हुआ, जबरदस्त करप्शन हुआ। 100 रुपए की चीज 500 रुपए में खरीदी गई और जिनके ऊपर इसका आरोप लगा वो आज बड़े नेता हैं, कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है और किसी के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। दवाओं की कालाबाजारी एक ऐसी चीज थी कि लोगों को कहीं से दवाएं मिल जाए, इसके लिए लोग परेशान थे। मेरे अपने परिवार के लोग दवाओं के लिए परेशान थे। कैसे कैसे किसके किसके हाथ पांव जोड़कर दवाइयों का इंतजाम किया गया, वो कहानी भी याद करो तो रूह कांप जाती है। ऑक्सीजन सिलेंडर का मामला तो आपको याद ही होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स ऐसा लग रहा था जैसे, मतलब क्या कहा जाए, मिल ही नहीं रहे थे, किसी भी कीमत पर बड़ी मुश्किल से मिल रहे थे। लोग क्या क्या नहीं खरीद रहे थे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कोई खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, ये सब बाजार में मिलने मुश्किल थे। आम लोग मदद कर रहे थे, लेकिन मैं वही कहूंगा, सरकार गायब थी। सरकार तालियां बजवा रही थी, सरकार थालियां बजवा रही थी, सरकार दिए जलवा रही थी, सरकार बातें कर रही थी, लेकिन जहां लोगों को सुविधाओं की जरूरत थी वहां से सरकार गायब थी। जो बीमार पड़े उनको इलाज नहीं मिला, जो मर गए उनको किसी तरह का कोई पैसा, किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली, जो बच्चे अनाथ हो गए वो कैसे पल रहे हैं कोई नहीं जानता है। इसीलिए मैं ये जानता हूं कि बहुत कम मामले हैं अभी भारत में और बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ये भी जानता हूं कि दोबारा अगर महामारी आती है तो वो उस तरह से खतरनाक नहीं होगी। अगर अभी की बात करें तो केरल के अंदर 95 मामले बताए जा रहे हैं, तमिलनाडु के अंदर 66, महाराष्ट्र के अंदर 56, कर्नाटका में 13, पुडुचेरी में
10, गुजरात में 7, दिल्ली में 5, राजस्थान में 2, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में एक एक मामले बताए जा रहे हैं। यानी अगर 19 मई 2025 की बात करें तो पूरे देश में जो एक्टिव मामले हैं सिर्फ 257 हैं और 4 या 5 लोगों के मरने की खबर है। इतना ही है और ये कतई किसी भी तरह के चिंता का मामला होना नहीं चाहिए। होना यही चाहिए कि ये पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाए और लोग पूरी तरह से सुरक्षित रहें। लेकिन कोविड के बहाने बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं, इसीलिए इसको बात करना, इस पर कुछ कहना भी अपने आप में इमोशनल हो जाता है। जब दुनिया भर में कोविड के केसेज आ रहे थे और उस समय सरकार से पूछा जा रहा था, तो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य मंत्री हो, सब लोग यही कह रहे थे कि हिंदुस्तान में इसका कोई बड़ा खतरा नहीं है। तमाम किस्से कहानियां बनाया गया कि भारत के लोग बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस रखते हैं, उनको इस तरह के रोग नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन जब हो गया तो सब अपने अपने सुरक्षित ठिकानों में कैद हो गए। रामदेव जैसे धंधेबाज लोग दवा बनाकर बेचने लगे, जिसके ऊपर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ी मांगने पे मजबूर किया और कहा कि ये दवा नहीं थी। और जब ठीक हो गया है, कोविड का दौर खत्म हो गया है, उसके बाद लगातार केसेस दिखाई दे रहे हैं हार्ट अटैक्स के। मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कई सारे लोगों ने कहा है कि इसकी एक वजह हो सकती है कि जो वैक्सीन लगा था उसका नुकसान हो सकता है। मैं नहीं जानता, मैंने भी वैक्सीन लगवाया था। जाहिर है उस समय सरकार कह रही थी तो हम सब गए थे और हम सब ने 2-2 डोज का वैक्सीन लिया था। अब उसका असर हो या ना हो, लेकिन जिस तरह से लगातार केसेस दिखाई दे रहे हैं, कोई शादी में नाचते नाचते अचानक गिर पड़ता है और मर जाता है, कोई ऑफिस के टेबल पर काम करता करता अचानक गिरता है और मर जाता है, कोई पत्नी के साथ अपनी शादी की सालगिरह मना रहा है, हंस खेल रहा है और अचानक हार्ट अटैक आता है, गिर पड़ता है, कोई जिम के अंदर जिम कर रहा है, अच्छा खासा मजबूत आदमी लग रहा है, एक अटैक आता है, गिरता है और मर जाता है, कोई स्टेज पर एक्टिंग कर रहा है, एक अटैक आता है, गिर जाता है, बहुत देर तक लोगों को लगता है शायद एक्टिंग कर रहा हो। और इसको लेकर कहीं कोई रिसर्च, कहीं कोई गंभीरता दिखाई नहीं देती है कि भाई इतना बड़ा, अगर लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं तो जरा देखें इसकी क्या वजह है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है मैं आपसे पूछूंगा तो शायद आपको गूगल करना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में स्वास्थ्य को इतना ही महत्व दिया जाता है। सरकारी अस्पतालों की हालत खराब होती जा रही है, एक से एक प्राइवेट अस्पताल बन रहे हैं जिसके अंदर एंट्री करो तो लगता है किसी 5 स्टार होटल में आ गए हैं। कहीं कैफे बना हुआ है, कहीं कुछ बना हुआ है, कहीं कुछ बना हुआ है, और जब वहां जाते हैं आप, 2-4 दिन वहां रह के बाहर निकलते हैं तो जो बिल आता है आपकी हालत खराब कर देता है। मेरा सवाल बार बार है कि किसी देश में अगर स्वास्थ्य की व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था सरकार नहीं करेगी, उसको धंधा बना देगी, तो आम लोग क्या करेंगे। यूरोप की ज्यादातर कंट्रीज में आप जाइए, वहां स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है सरकार की तरफ से है, स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती हैं, लगभग मुफ्त हैं, शिक्षा लगभग मुफ्त है, कम से कम शुरुआती लेवल पर। वो एक बड़ी चिंता खत्म हो जाती है। आप छोटी नौकरी भी कर रहे हैं, इंश्योरेंस आपको मिल गया एक बार, और उसके बाद अगर आपको यह लगता है कि बीमार में अगर हमारे घर में कोई पड़ेगा तो कोई चिंता नहीं है, बच्चों के पढ़ने की कोई चिंता नहीं है, तो आधी चिंताएं तो ऐसे ही खत्म हो जाती हैं। कोविड या कोई भी महामारी जब आती है तो निश्चित रूप से विनाश लेके आती है और कोई भी दुनिया की सरकार उसको हमेशा के लिए रोक नहीं सकती है। लेकिन सरकार इतना तो कर सकती है कि लोगों को सही समय पर सही इलाज मिले। दुर्भाग्य से जब मैं ये बात कर रहा हूं और जब कोविड के कुछ केसेस दिखाई दे रहे हैं तो ये डर मेरे मन में है कि अगर कल को ये महामारी बड़ी हुई तो भी हमारी सरकार हमारी कोई मदद नहीं करने वाली है। ये कहते हुए बुरा लगता है, लेकिन हकीकत यही है। मैंने देखा है पिछली बार सरकारी अस्पतालों के हाल, मैंने देखा है प्राइवेट अस्पतालों में कैसे लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, कैसे ऑक्सीजन खत्म हो गया और हॉस्पिटल अचानक बंद हो गया। जो लोग वहां थे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत थी उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। कैसे लोगों ने लाखों रुपए के बिल दिए, लेकिन एक माहौल ऐसा बन गया था कि कोई हॉस्पिटल चला गया तो जिंदा नहीं बच के आएगा। मेरे अपने घर के लोग, मेरे कितने यार दोस्त इसी के शिकार हुए। 1000 कोशिशों के बावजूद हम लोग उनको बचा नहीं पाए। इसीलिए बस मैं आपको एक छोटी सी चेतावनी देने के लिए यह वीडियो कर रहा हूं कि अपना ध्यान रखिए। अभी चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जरा सा भी ऐसा कुछ लगता है तो समय पर डॉक्टर के पास जाइए, समय पे जांच करवाइए और खुद को बचा के रखिए। खासतौर पे भीड़ भाड़ वाली जगहों में जब जाइए थोड़ी सी अपनी चिंता कर लीजिए। और साथ में जैसा मैंने आपसे कहा
कि अपना भविष्य और अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए अगर संभव हो तो इंश्योरेंस ले लीजिए। टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जो भी आपको उचित लगता है ले लीजिए। क्योंकि जब आदमी चला जाता है तो वो तो लौट के नहीं आ सकता, लेकिन अगर थोड़ा बहुत सहारा रह जाता है तो वो पैसा रह जाता है। अगर पहले सरकारी नौकरियों में पेंशन मिलती थी तो आदमी चला जाता था तो भी कम से कम उसकी पत्नी और बच्चे पेंशन पर पल जाते थे। कुछ तो पेंशन आती थी जिस पर वो पल जाते थे, अब तो पेंशन भी खत्म हो गई। प्राइवेट में तो पेंशन का सवाल ही नहीं उठता है। तो किसी के जाने के बाद उसका सहारा बनने वाला कोई नहीं है। कौन सहारा बनेगा? परिवार में तो लोगों की हालत यह है कि अपना खर्चा चला लें, यही बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर पॉसिबल हो, संभव हो, तो अपने भविष्य को सुरक्षित कीजिए। टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जो भी आपको लगता है जरूर लीजिए। जो लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको क्लिक करके आराम से चेक कर सकते हैं कि कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए बेहतर होगा, कितना पैसा आप लगा सकते हैं, कितना आप खर्च कर सकते हैं, कितना नहीं, और उसके बाद खुद निर्णय लीजिए। और कोविड से बिल्कुल डरिए मत, लेकिन सावधान रहिए, अपने भरोसे रहिए, अपनी ताकत और अपने पैसों के भरोसे रहिए। पिछली बार जो कुछ हुआ, मैं नहीं चाहता कि ज़िंदगी में दोबारा हमारी पीढ़ी को वैसा देखना पड़े। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।